राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं डेली आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आती हूँ। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपके लिए नए 25 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आपके किसी भी शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी इससे पहले के जो 250 प्रश्न मैं लेकर आई थी वो नहीं देखे हैं, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनका लिंक शेयर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारा 251वां प्रश्न। और आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है? इसके ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवस्था, जब बच्चा घर में रहता है। बी है शैशवावस्था। सी है पूर्व बाल्यावस्था। या डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो समाज के संपर्क में बच्चा जब आता है तो उसका सामाजिक विकास वहाँ से शुरू होता है। तो समाज से कब बच्चा संपर्क स्थापित करता है? देखिए, ये है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ उत्तर बाल्यावस्था में होता है। और उत्तर बाल्यावस्था की जो आयु है, देखिए 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो इसी समय में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अन्य दूसरे लोगों से मिलता है और उनकी चीज़ों को सीखता है, अपने अनुभव भी उन्हें देता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? जिसका अर्थ है कि अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित करना कब सीखता है, कौन सी अवस्था में? पहला है बचपन, जिसे बचपना लिखा गया है यहाँ पर। बी है पूर्व बाल्यकाल। सी है उत्तर बाल्यकाल। और डी है किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रित करना सीखता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? पहला है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। बी है वास्तविक जगत से संबंध। सी है दूसरों पर निर्भरता। और डी है रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो ये जो विशेषताएं दी हैं, इनमें से हमें बाल्यावस्था की विशेषता जो नहीं है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर निर्भरता। देखिए, शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की विशेषता है। वास्तविक जगत से संबंध, क्योंकि वो समाज के संपर्क में आना शुरू कर देता है बाल्यावस्था से, तो ये भी इसकी विशेषता है। और डी है रचनात्मक कार्यों में वो आनंद लेता है, ये भी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना वो कम कर देता है। अपनी ज़रूरी जो चीज़ें रहती हैं उसकी, जैसे हाथ मुंह धोना है, स्वयं खाना खाना है, इस तरह से पहले जो वो बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता था, अपने माता पिता पर निर्भर रहता था, वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में कम होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर निर्भरता, इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था। बी है अनुकरण करने की अवस्था। सी है प्रश्न करने की अवस्था। और डी है खेलने की अवस्था। तो बाल्यावस्था से जो पहले की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहा जाता है, तो इसमें से कौन सी विशेषता वो नहीं आती है? वो है ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था। दल और समूह में रहने की जो अवस्था प्रारंभ होती है वो बाल्यावस्था से शुरू होती है, न कि पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा दल या समूह में नहीं रहता है, वह केवल अपने घर परिवार तक ही सीमित रहता है। और जब बाल्यावस्था में वो आता है तब जाकर वो अपने मित्रों और दोस्तों में समूह बनाकर रहने लगता है। और इसके अलावा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता देखिए, अनुकरण करने की अवस्था होती है वो, और बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं ऐसे बच्चे। और डी है खेलने की अवस्था, वो बस खेलना ही चाहते हैं दिन भर। अगला प्रश्न है,
किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? ए ऑप्शन है इसमें शैशवावस्था में, बी है प्रारंभिक बचपन, सी है मध्य बचपन या डी है किशोरावस्था। ये प्रारंभिक बचपन को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, मध्य बचपन को हम बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में विचार कैसे हो जाते हैं बच्चों के, अमूर्त और आदर्शवादी रूप ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। पहला ही इसमें ऑप्शन समस्या के प्रति कठोर होंगे, बी है जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, सी है संप्रत्य के प्रति या डी है वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समस्या के प्रति वो कठोर होंगे। देखिए पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा या उसका पालन करना, यही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। इसी प्रकार पूर्वाग्रही जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता, किससे नहीं होता है? ए है शरीर के भार से, बी है बुद्धि से, सी है कंकाल तंत्र से या डी है मांसपेशियों की वृद्धि से। तो शारीरिक विकास का जो संबंध नहीं होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि से। अगला प्रश्न है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि जब बच्चा अपने परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बात भी नहीं मानता है, बस उसे वही सही लगता है जो उसके दोस्त कहते हैं। इसके ऑप्शन है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, बी है आरंभिक बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानते, बस वो उनके लिए वही चीज़ सही रहती है जो उनके दोस्त वगैरह उसे बोलते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होता है? तो इसमें से कौन सी वो अवस्था है जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता रहता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी है किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर खेल क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें समूह में खेलना, बी है छोटे समूह में सहभागित्व, सी है रोल प्ले या डी है अलग अलग खेलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग खेलना ही समानांतर खेल कहलाता है। देखिए इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले टेट वगैरह में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने वो प्रश्न बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो ये प्रश्न वैसे आपके लिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था तक होता है, बी है किशोरावस्था तक होता है, सी है वयस्कावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था तक होता है और डी है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होते रहता है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, यह संपूर्ण जीवन काल के दौरान होते रहता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। मानव विकास जीवन भर मनुष्यों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक विकास को संदर्भित करता है। शारीरिक विकास में शरीर और मस्तिष्क, इंद्रियों, मोटर कौशल और स्वास्थ्य कल्याण में वृद्धि तथा परिवर्तन शामिल होते हैं। तो देखिए शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? शरीर और मस्तिष्क, इंद्रियां, मोटर कौशल मतलब हाथ वगैरह की जब बच्चे एक्टिविटी कुछ करते हैं, जो हमारी मांसपेशियों की गतिविधि रहती है। अगला है इसमें स्वास्थ्य कल्याण वृद्धि
और परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक विकास में क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ये तो थी गत्यात्मक। अगला है इसमें देखिए संज्ञानात्मक विकास में सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मकता शामिल है। मनोसामाजिक विकास में भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। तो ये गत्यात्मक और संज्ञानात्मक चीज़ें ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? इसके ऑप्शन है वस्तु को पकड़ना, इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए था ये, बटन लगाना, सी ऑप्शन है कूदना और डी है भोजन करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार टेट एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कूदना। देखिए कूदना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। यह कैसा है? यह स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक कौशल के दो भेद होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। तो पहले हम देखिए स्थूल क्रियात्मक कौशल को देखते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्थूल चलना, दौड़ना, खेलना, भागना, जिसमें देखिए हमारा पूरा शरीर एक्टिव है। इसमें स्थूल क्रियात्मक में क्या है, हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है, जैसे चलना है, दौड़ना, खेलना, भागना। दूसरा है इसमें कूदना, पैरों से प्रहार करना, और चौथा है इसमें आत्मविश्वास से स्वयं चल पाना। और देखिए सूक्ष्म में क्या है, जब हमारा केवल कोई एक शरीर का कोई अंग इसमें काम करता है, क्रिया करता है, जैसे वस्तु को पकड़ना। वस्तु को जब हम बच्चा कोई पकड़ता है तो केवल वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है उसमें। और दूसरा है इसमें देखिए उठाना, किसी चीज़ को उठाना, जांचना, परखना। तीसरा इसमें उदाहरण है बटन लगाना। चौथा है चम्मच गिलास पकड़ना। पांचवा है स्वयं से भोजन करना। छठा है लिखना, बुनाई, कढ़ाई। और सातवां इसमें बटन तथा जिप लगाना। तो ये चीज़ें क्या है, सूक्ष्म के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब बच्चा कूदता है, तेज़ तेज़ दौड़ता है और पैरों से प्रहार करता है, और देखिए इसमें खेलता है, भागता है, तो ये सारी चीज़ें स्थूल के अंतर्गत आती हैं। और इनसे संबंधित अलग अलग तरह से प्रश्न बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो इसके ऑप्शन है खेलना, बी है गेंद फेंकना, सी है लिखना और डी है सोचना। तो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, सोचना। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। मनोगत्यात्मक गतिविधि में पेशीय संचालन महत्वपूर्ण होता है। पेशियों का संचालन इसमें महत्वपूर्ण होता है। पेशीय संचालन इसमें नहीं होता है। देखिए सोचने में पेशीय संचालन नहीं होता है, जबकि सोचने की प्रक्रिया में कोई पेशीय संचालन यहाँ पर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? इसके ऑप्शन है मित्र मंडली, बी है स्वास्थ्य, सी है संवेग और डी है बुद्धि। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, मित्र मंडली। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता क्या होती जाती है? पहला ऑप्शन है अवरुद्ध होती है, बी है घटती बढ़ती रहती है, सी है घटती है और डी है बढ़ती है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, शिशु का विकास होते जाता है, तो उसका जो मानसिक क्षमता है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन पर आधारित है। कथन ए है, एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की परासंज्ञान क्षमताओं के विकास पर बल दे। और इसका जो तर्क आर है वो क्या कहता है कि जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। तो इस तरह से कथन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी क्या कहता है
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक या नैतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? पहला है भाषा, बी है आकार, सी है अनुराग या डी ईमानदारी। तो मानसिक विकास के तहत कौन सा इसमें से आता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, भाषा। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। तो उत्तेजित यहाँ पर ना होने की बात कही गई है। यह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो इसके ऑप्शन है देखिए, संज्ञानात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है शारीरिक विकास या डी है सामाजिक विकास। तो टीचर विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? इसके ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? इसके ऑप्शन है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर या डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए इसकी हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चे सामान्यतः बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलने में रुचि लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किसका लेना देना नहीं है? पहला है शारीरिक त्रुटि, अगर शारीरिक त्रुटि होगी तब खराब लिखावट होगी। बी है बुद्धि, कम बुद्धि वाले की खराब लिखावट हो सकती है या ज़्यादा बुद्धि वाले की खराब लिखावट हो सकती है। सी है गलत मुद्रा, डी है थकावट। तो इसमें से किसका लेना देना नहीं है लिखावट के लिए? ये है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। शारीरिक त्रुटि, गलत मुद्रा और थकावट, ये चीज़ें अगर गलत होंगी तो लिखावट में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें शुद्ध विकल्प को चुनकर निकालना है। पहला जो इसमें कथन है देखिए, एक उच्च बुद्धि संपन्न व्यक्ति हमेशा सृजनशील होता है। इसमें 4 विकल्प हैं और चारों ही हमें ऐसा लगेगा जैसे कि चारों ही सही हों, तो उसमें से केवल एक सही है, उस शुद्ध विकल्प को हमें चुनना है। बी कहता है कि एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा बुद्धिशील नहीं होता है। सी है एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता, किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही। अगला डी है एक व्यक्ति की बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कोई संपर्क नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता है, किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति कि कोई इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है वो सृजनशील हो, उसमें सृजनशीलता का गुण हो, लेकिन अगर कोई सृजनशील व्यक्ति है वो बिना बुद्धि के तो सृजनशील नहीं बन सकता है, तो उसमें क्या होगी, बुद्धि का जो गुण होगा वो
जरूरी होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण या अवलोकन। तो अगर हमें छोटे शिशुओं और बच्चों की समस्याओं को देखना है तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें विधि अपनानी होगी वो है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? इसमें ऑप्शन है ए सर्वेक्षण विधि, बी है वैयक्तिक अध्ययन विधि, सी है प्रायोगिक विधि, डी है पर्यवेक्षण विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक अध्ययन विधि। इस विधि द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति के गुण एवं दोषों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी छात्र में व्यक्तिगत दोष हैं जिससे समस्या उत्पन्न होती है तो इस विधि द्वारा उसके दोषों को दूर किया जा सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न हो चुका है। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।